अब 10 मिनट का और इंतजार। उत्तर प्रदेश से भी बड़ी खबर आने वाली है। अब सवाल ये, मंत्रिमंडल विस्तार से 2022 में क्या होगा बेड़ा पार। यूपी से भी बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में चुनाव में करीब 5 महीने पहले योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा रहा है। अब से कुछ देर में 7 नए मंत्रियों को पद गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। खबर यह है कि मंत्रिमंडल के इस फेरबदल में जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सूत्रों की माने तो 7 नए मंत्रियों में ब्राह्मण चेहरा जितिन प्रसाद को मौका मिलेगा, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। साथ ही 3 ओबीसी और 3 दलित चेहरों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण 2022 यूपी के मद्देनजर बीजेपी का ये फेरबदल। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की करेंगे। चलिए, अब मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चूंकि अब ज्यादा इंतजार हमें नहीं करना है, 9 मिनट का और इंतजार, और इसी वजह से सीधे चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। खास मेहमान बहुत देर से हमारा इंतजार कर रहे थे। सैयद जफर इस्लाम साहब, राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रभु चावला, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, एडिटोरियल कंसल्टेंट टीवी टुडे ग्रुप के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद प्रधान जी, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही मौजूद है विजय त्रिवेदी, सीनियर जर्नलिस्ट। सबसे पहले सैयद जफर इस्लाम, आपसे ही शुरुआत करते हुए, सभी के जहन में ये सवाल है, 2022 में होगा बेड़ा पार आज के इस मंत्रिमंडल से? सीधा सा जवाब, सबको साधने की कोशिश, लेकिन करिश्मा दोहरा पाएगी 17 वाला बीजेपी? देखिए चित्रा जी, जिस तरह से 2014 में सरकार हमने बनाई थी जो सेंटर में, तो 2019 में अलग अलग अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन आपने देखा जो रिपीट परफॉर्मेंस था वो 2014 से बेहतर हुआ था। उसी तरह से 2022 में जो 2017 में जो हमने परफॉर्मेंस दिखाया था उससे बेहतर परफॉर्मेंस होगा। ये जो एक्सरसाइज हो रहा है बहुत छोटा सा एक्सरसाइज हो रहा है। कुछ रिप्रेजेंटेशन जो कहीं है, मैं पार्टी को ऐसा लगा था कि कहीं जो कमियां रह गई हैं, जो जिनको और रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, इसलिए आपने सही कहा 7 नए मंत्री बनेंगे। उसमें से ओबीसी से भी होंगे, उसमें से दलित समाज से भी होंगे, उसमें ब्राह्मण समाज से भी होंगे। मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम एवरी कम्युनिटी और जो वर्क से वो होना चाहिए था। वो कहीं अगर थोड़ी बहुत उसको रीएडजस्ट करने की जरूरत थी, वो किया है। अनुराग भदौरिया जी, इससे 2022 के इलेक्शन को देखते हुए नहीं किया जा रहा है। 2022 का इलेक्शन हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस हमको है कि हमारे देश के जो वहाँ की जनता है उसका हमें पूरे तौर से कॉन्फिडेंस पर्याप्त है। 5-6 महीने बाकी हो और इसके ठीक पहले फेरबदल किया जा रहा हो और ये कहा जाए कि नहीं चुनाव हमारे ध्यान में नहीं है, तो इस बात पर कौन भरोसा करेगा। मैं अपने बाकी मेहमानों के पास आऊंगी, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, देखिए, जातीय सामाजिक संतुलन साधने की एक कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की आज के इस मंत्रिमंडल फेरबदल के जरिए। देखिए, आप 4.5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया है कि उसने कोई काम नहीं किया है, तो उनको हार का डर सताने लगा है। इस कदर हार का डर उनको डर सताने लगा है कि रात में भी लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद खुलने लगी है। तो हड़बड़ाहट से अब काम तो किया नहीं, तो बताएं क्या जनता को। तो वो जाति समीकरण साधने के लिए मंत्री बना रहे हैं। ये मंत्री बना लें, कैबिनेट मंत्री बना लें, मुख्यमंत्री बदल दें या मुख्यमंत्री बना लें। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो 4.5 साल तक इनका दर्द झेला है, चाहे कोविड काल का हो, चाहे बच्चों की मौतें हो रही, चाहे महंगाई बेरोजगारी से लोगों ने आत्महत्या की हो, रन हुआ हो, जनता ने तय कर लिया कि 2022 में इसकी सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। अब जनता के सामने तो मंत्रिमंडल का कोई मतलब होता नहीं है। अब आप 3 महीने के लिए मंत्री बना रहे हो, 3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। मंत्री को यही नहीं समझ में आएगा मैं किस विभाग का बनाऊं। जब तक उनको विभाग समझ में आएगा, 3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो क्या गाड़ी और बंगला देने के लिए मंत्री बना रहे हैं या जनता का पैसा बर्बाद करने के लिए बना रहे हैं? जनता ने तो आपको हराने का मन बना लिया है, फिर आप 3 महीने के लिए मंत्री क्यों बना रहे हो? आचार संहिता के बाद बना देते, बोलते हम नया कानून बनाने वाले, आचार संहिता के बाद ही मंत्री बनाते रहेंगे। कमाल है भारतीय जनता पार्टी का, हार का डर ऐसा सता रहा है। अरे भैया, काम कर लिया था। ठीक है, हम जवाब ले लेंगे, उसके बाद बाकी मेहमान भी इंतजार करें, उनके पास हम चलेंगे। एक बार जवाब जफर इस्लाम साहब की आवाज देखिए, ये चाहे कुछ भी बोले, लेकिन हकीकत ये है कि जनता का विश्वास ये कोई भी पार्टी है, ये पार्टी है जो जनता के विश्वास खो चुकी है। पदाधिकारी बनाएंगे लेकिन जाति जनगणना नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराओगे भाई? फिर मंत्री क्यों बनाते हो? अरे पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हो। 1 मिनट में बोल लूं, फिर आपको मंत्रिमंडल विस्तार पे रहे अनुराग भदौरिया जी, प्लीज एक बार उनकी बात हो जाए। बाकी के 3 लोग भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। प्लीज अनुराग जी, प्लीज। कैबिनेट में पिछले उत्तर प्रदेश की जनता को आप जिस तरह से यहाँ रोका जा रहा है आपको,
कि आप बेतुकी बातें कर रहे हो, उसी तरह से जनता ने भी आपको रोक के रखा है। ठीक है, इसलिए कि अब 5 सुन साल लीजिए आपको जफर साहब जी को। 2012 से 2017 जिस तरह की अखिलेश जी की सरकार है, पूरी जनता ने देख लिया है और जनता ने इसलिए पूरे तौर से मन बनाया है, विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के चलिए ठीक है, लीडरशिप ज्यादा में और इंतजार भारतीय नहीं जनता करना होगा। पार्टी ने 5 महीने पिछले दूर है 5 उत्तर सालों प्रदेश का में, विधानसभा 4.5 चुनाव। सालों में सीधे जो रुक कर काम लेते हैं किया है, लखनऊ का। उस पर कुमार विश्वास है। अभिषेक मेरे इसलिए सहयोगी इस पूरे वक्त तौर जुड़ से चुके हैं। कुमार, किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं, कितना और इंतजार करना पड़ेगा, और जरा नाम भी बताइए कौन कौन से वो नाम हैं जो आज पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए लखनऊ से हम सबको दिखाई देंगे। देखिए चित्रा, ये कुछ देर के बाद 6 बजे से ये शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे जो मेहमान हैं, जो मंत्री, संभावित मंत्री हैं, वो पहुंचने शुरू भी हो गए हैं। पहले मैं आपको नाम बता दूं, उसके बाद मकसद समझा देता हूं। जितिन प्रसाद हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी से आएंगे। संगीता बलवंत बिंद हैं, जो कि गाजीपुर से हैं और निषाद समाज से आती हैं, ओबीसी हैं। धर्मवीर प्रजापति आगरा से हैं और ओबीसी कुम्हार जाति से आते हैं। पलटू राम बलरामपुर से हैं, अनुसूचित जाति से हैं। छत्रपाल गंगवार बरेली हैं, कुर्मी बिरादरी से हैं, ओबीसी से हैं। दिनेश खटिक जो कि दलित जाति से हैं, सोनकर हैं। और संजय गोंड जो कि सोनभद्र से एसटी शेड्यूल ट्राइब से आते हैं। इसके अलावा 4 और इंपॉर्टेंट नेम है, जो कि चुने गए हैं, जिनका नॉमिनेशन होना है विधान परिषद के लिए। उसमें भी आप देखें तो ऐसे वीरेंद्र गुज्जर हैं, उसमें संजय निषाद हैं, जितिन प्रसाद हैं, साथ साथ अंजन हैं। तो ये बीजेपी ने इस बार चुनाव के ऐन पहले ऐसी जातियों को रिप्रेजेंटेशन दिया है जिनका रिप्रेजेंटेशन अभी तक नहीं था। इनके वोट्स जरूर बीजेपी को मिलते थे, लेकिन आप देखिए जो जाति भूंजा भूंजती है, जिसे लैया चना कहते हैं, ऐसे लोगों को इस बार भेजा जा रहा है विधान परिषद में। इसके अलावा खटिक जो मेरठ के हैं रहने वाले, उनका है। शेड्यूल ट्राइब से संजय गोंड है, पलटू राम है। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने इस बार जो ये गुलदस्ता बनाने की कोशिश की है, दरअसल उन तमाम जातियों को जो कि अति पिछड़ी जातियां होती हैं, जिनका की रिप्रेजेंटेशन बेहद ही कम होता है। हालांकि सॉलिड बीजेपी के वो वोट बैंक रहे हैं जब से मोदी सरकार आई है। ऐसे लोगों को रिप्रेजेंटेशन देकर के बीजेपी ने 2022 में ये दिखाने की जरूर कोशिश की है कि जो लोग आप लोगों को अभी तक जिसने नहीं दिया है वो हम दे रहे हैं। और बाकायदा हालांकि ये चुनाव के 5 महीने पहले कोई मंत्री बनता है तो वो कितना काम कर पाएगा ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये बीजेपी की एक बड़ी कोशिश जरूर दिखाई देती है। एक छोटा सा जवाब अभिषेक आपसे, क्या कुल 7 मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे? इसके अलावा आपने 4 विधान परिषद जिनको भेजे जा रहे हैं उनका जिक्र किया, अभिषेक। जी बिल्कुल, 7 मैंने उनका नाम बताया जो कि मंत्री बनेंगे और 4 उनका भी ऐलान हो गया है जो कि विधान परिषद जा रहे हैं। और आप अंदाजा इसी बात से लगाइए कि इन पूरे 11 लोगों में सिर्फ एक ब्राह्मण है, बाकी तमाम लोग या तो ओबीसी जाति से, ओबीसी से हैं, या दलित से हैं, अति पिछड़ी जातियों से हैं, या फिर शेड्यूल ट्राइब से हैं। यानी कि बीजेपी का पूरा फोकस जो है इस बार इस मंत्रिमंडल विस्तार में उन तमाम जातियों को, उस कम्युनिटी को, उस तबके को साधना है जो बीजेपी की वोट बैंक तो है लेकिन अभी तक वो अनरिप्रेजेंटेड थी। ऐसी स्थिति में ये बीजेपी का एक बड़ा गुलदस्ता बनाने की कोशिश दिखाई दे रही है और चुनाव में इसका सियासी फायदा ये उठाने की कोशिश हो। और यूपी का जो जातिगत आंकड़ा है वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किसका कौन सी जातियां हैं सबसे ज्यादा। आप देख पा रहे हैं कि दलितों की आबादी कितनी है, उसके बाद अगली जातियां, पिछड़ी जातियां, सब कुछ डिटेल में है, आप देख भी सकते हैं। प्रभु चारदा जी, सीधे अब आपका रुख करते हुए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जो नया गुलदस्ता बनाने की आज कोशिश की जा रही है, इसको किस तरह से आंका जाए? क्योंकि सामाजिक और जातिगत संतुलन साधते हुए 2022 जीतने की जिम्मेदारी इन्हीं चेहरों पर होगी। देखिए, हर बात पॉलिटिक्स जो आप कह रहे हैं, बुके पॉलिटिक्स जिसको आप कह रहे हैं, गुलदस्ता पॉलिटिक्स, इसके अंदर कई कलर मिसिंग थे, इसलिए इसको खूबसूरत बनाने की कोशिश की जा रही है। कि वहाँ बढ़िया फूल थे, उसके अंदर छोटे छोटे फूल नहीं थे, जो छोटी क्वालिटी के फूल होते हैं। कई बार हम बड़े फूलों को पसंद करते हैं, परंतु छोटी क्वालिटी जो अननोन फ्लावर्स होते हैं उनको इग्नोर करते हैं। तो अगर मैं तो बुके पॉलिटिक्स से कहूँ तो ये पहचान बदलने की कोशिश की गई है सरकार की। कि जब चुनाव के अंदर जाते हैं तो आप पहचान देते हैं, पहचान नेता की भी होती है। यहाँ पर उनके पास नेता है जो भगवाधारी है, जो ठाकुर जाति से आते हैं, परंतु पहचान है बाबा जो हमारे हैं, वहां उनके चुनाव से, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। परंतु उनके आसपास जो वर्कर होंगे या उनके सिपा सलार होंगे वो कौन होंगे,
उसका एक्सपेंशन करने की कोशिश की गई है कि हर क्षेत्र के अंदर, जैसे आर्मी की बटालियन होती हैं कि क्षेत्र के अंदर ये कमांडर होगा, क्षेत्र के अंदर ये कमांडर होगा, यहाँ पर सीओ ये होगा। तो ये मुझे लगता है यूपी ने जहां देखा कि वहां उनके कमांडर एक खास किस्म के मिसिंग थे, उन कमांडर को खड़े करने की कोशिश की गई है। पर ये सब जिनके नाम गिनाए जा रहे हैं, ये कोई बड़े नेता नहीं है कि पहली बार कोई एमएलए बन के आया, कोई दूसरी बार बन के आया, कोई मंत्री नहीं रहा है। जो उस जाति के बड़े नेता उस क्षेत्र के अंदर हैं, वो शायद बीजेपी में अभी नहीं है अगर जाकर के देखें। परंतु बीजेपी की ये रही है एक तरह से, मोदी जी की और शाह जी की ये रही है कि नए लोगों को लाकर खड़ा किया जाए, नए बीजेपी के नेता क्रिएट किए जाएं। तो जाति के ऊपर भी ऐसे लोगों को लाए जो पहले नेता रह चुके तो रह चुके, देयर हैज बीन, नाउ दे वांट कि इसके बाद जो होने वाले नेता हैं अगले 5 साल के अंदर बीजेपी की राजनीति चलाएंगे। क्योंकि अगर आप वोटों की प्रतिशत को देखें तो असेंबली के अंदर पार्लियामेंट के मुकाबले में कम मिले थे। पहली पार्लियामेंट जो आप देखें 2014 के अंदर, 2017 के वोट देखें, 2017 के अंदर 3% वोट कम हो गए थे, 19 से फिर बढ़ गए थे, 49% वोट पड़ गए थे। तो अब ये देखना है कि जो बुके पॉलिटिक्स चलाने की कोशिश की गई है कि ऐसे लोगों को साथ में जोड़ा जाए, सिंबॉलिक होता है, सिंबोलिज्म होता है। अल्टीमेटली यूपी का चुनाव मोदी के नाम पर, योगी के नाम पर काम पर होगा, बाकी लोग तो माने रखते नहीं है। लेकिन छोटे छोटे फूलों के जरिए अपने गुलदस्ते को महकाने की कोशिश की जा रही है। शरद प्रधान जी, सीधे आपका रुख करते हुए, इनमें सबसे जो नाम सामने आए हैं साथ, उसमें जितिन प्रसाद कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, ब्राह्मण चेहरा वो माने जाते हैं, उनको भी इनाम दिया जा रहा है बीजेपी की ओर से। आप किस तरह से देख रहे हैं अपने गुलदस्ते को भरने की कोशिश, जहां कहीं कमी हो गई थी? बीजेपी यही दावा कर रही है। जितिन प्रसाद का जहां तक सवाल है, देखिए वो बहुत महीनों से इंतजार कर रहे थे, इसी लालच में वो गए थे और उनको, और कांग्रेस में वो सिवाय उनके कांग्रेस में एज ए ब्राह्मण लीडर कभी हैसियत नहीं रही, लेकिन बीजेपी ने उनको ब्राह्मण लीडर बना दिया है, अच्छी बात है। और लेकिन अभी भी मुझे लगता है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के बारे में आम धारणा है कि बहुत ज्यादा प्रो ठाकुर हैं, ओपनली प्रो ठाकुर हैं, तो ब्राह्मण कम्युनिटी में एक इस तरीके की नाराजगी है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ एक ब्राह्मण को बना करके इनको ये तसल्ली है कि घूम फिर के ब्राह्मण जो है वो वापस बीजेपी में ही आएगा। ये कॉन्फिडेंस है शायद बीजेपी को, क्योंकि पहले ऐसा होता रहा है। लेकिन ज्यादा केयरफुली इन्होंने इस पे वर्क किया है कि दलित और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, बिल्कुल जिस तरीके से उनको, जो उनके ज्यादा तादाद में हैं। और मुझे ताज्जुब इस बात का है कि नरेंद्र मोदी जिन्होंने कि 14 में हर पार्टी से हर एक तबके के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। बीएसपी तब से डिक्लाइन पे चली गई क्योंकि बीएसपी के वोट में सबसे ज्यादा सेंध लगी थी। वहीं से दलित, यूपी का जहां तक सवाल है, यूपी में दलित और मोस्ट बैकवर्ड्स बड़ी तादाद में चले गए थे बीजेपी के साथ, और वो मेंटेन रहा 2019 में भी। लेकिन अब की बार लगता है कि इनको अपने पे उन जातियों को लेकर के इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, चाहे उसकी कोई वजह हो। बीच में अखिलेश यादव, उन्हीं जातियों को टैप करने में सब लोग लगे हैं। अखिलेश यादव का भी डिक्लेरेशन था कि हम छोटी पार्टियों से अलायंस करेंगे, तो शायद इस वजह से इस पे ज्यादा जोर दिया गया है। सिंबॉलिक है ये कि हम जो है सबसे बड़े रहनुमा हैं दलितों के भी और मोस्ट बैकवर्ड्स के भी, इसी वजह से इतनी बड़ी तादाद में। शरद प्रधान जी, आपने जिक्र किया अखिलेश यादव का छोटी पार्टियों से गठबंधन को लेकर। जब उनसे सवाल पूछा जाता है कांग्रेस को लेकर, तो वो ये कहते हैं कि यूपी में तो कांग्रेस छोटी ही पार्टी है, तो यहाँ पर भी गोलमोल वो रहते हैं। हालांकि गठबंधन का क्या होगा ये महत्वपूर्ण होगा देखना। विजय त्रिवेदी जी, सीधे आपका रुख करते हुए, ये जो गुलदस्ता बना रही है भारतीय जनता पार्टी, जितिन प्रसाद, जैसा कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो बड़ा ब्राह्मण लीडर उनको नहीं बना पाई, लेकिन बीजेपी ने उसी तरीके से उनको प्रचारित किया और यकीनन उसी रूप में उनको शामिल भी करवाया जा रहा है। आप इन चेहरों को किस तरह से आंक रहे हैं विजय जी? चित्रा जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये समझना चाहिए कि हमें मंत्रिमंडल क्यों बनाया जाता है, उसका क्या मायने। उसके दो मायने हैं। एक तो सरकार के कामकाज को लेकर कि सरकार का कामकाज, जो इतनी बड़ी सरकार होती है, अलग अलग मंत्रालय होते हैं, उसकी जिम्मेदारियों को बांटा जाए। और दूसरा, जो एक जमाने में काशीराम जी जो बीएसपी के लीडर रहे, उन्होंने एक नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदार। तो यानी कम्युनिटी जो है, हिंदुस्तान की जो सोसाइटी है, उसके जो अलग अलग वर्ग है, कम्युनिटी है, दलित है, पिछड़े, ब्राह्मण है, ठाकुर है, उन सब को उस सरकार में हिस्सेदारी मिले, ताकि वो सरकार की राजनीतिक शक्ति को, राजनीतिक ताकत का एंजॉय कर सके और अपनी कम्युनिटी को और स्टेट को आगे बढ़ा सके। बिल्कुल, इन दोनों का मिक्सचर जो है इस कॉम्बिनेशन में किया गया। आज जब 5.5 महीने पहले ये मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन हो रहा है, तो साफ है कि ये सरकार के कामकाज में तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाएंगे।
लेकिन सोसाइटी की जो हिस्सेदारी है उसमें वो मदद कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा पीछे दिलाता हूँ याद कि गोविंदाचार्य जब थे, के.एन. गोविंदाचार्य, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में सोशल इंजीनियरिंग शुरू की। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों और मणियों की पार्टी कहते थे, हमारे बड़े पत्रकार प्रभु चावला जी जैसे लोग जानते हैं कि इस बारे में। उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग शुरू हुई और उस सोशल इंजीनियरिंग को सबसे बड़े तौर पर 2014 के चुनाव में अमित शाह ने इस्तेमाल किया, और फिर उसका 2017 में जो इस्तेमाल हुआ उससे साफ नजर आ गया कि भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें मिल गई। अब उसी चीज को कैसे एक्सपेंड किया जाए, या जो बच गई हैं, जैसे जफर साहब कह रहे हैं कि जो जो हिस्से बच गए थे, जो नाराज हैं या नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, वहां पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पास दो बड़े अलग अलग वोट बैंक थे। यादव वोट बैंक था और जाटव वोट बैंक था। तो भारतीय जनता पार्टी ने नॉन यादव और नॉन जाटव वोट बैंक पर अपने आप को फोकस किया और उनमें से कैसे ज्यादा से ज्यादा हिस्सा निकाला जा सके उसका इस्तेमाल किया गया है। ब्राह्मण वोट के लिए जितिन प्रसाद को तो इसलिए भी लिया गया है कि कांग्रेस से आए हैं तो उनको लिया गया, और ब्राह्मणों की नाराजगी थोड़ी बहुत है, ये बात ठीक है कि ब्राह्मणों के बड़े नेता जितिन प्रसाद नहीं है, लेकिन इतना भी सच है कि ब्राह्मण का ज्यादा वोट आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। तो अभी इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा पार्टियों की हिस्सेदारी, ज्यादा से ज्यादा समुदायों की हिस्सेदारी उसमें हो जाए, तो वो योगी जी की मेरे ख्याल से प्रायोरिटी होगी, प्राथमिकता होगी कि वो जाया जाए और उसके साथ चला जाए। भले ही बड़े नेता नहीं है, लेकिन हर समाज का अपना एक नेता है और उसको ये विश्वास होगा, उसको ये संतोष मिलेगा कि मेरी हिस्सेदारी इस सरकार में है। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है प्रभु चावला जी। अब सीधे आपके पास आते हुए, पहले जैसा कि विजय जी बता रहे थे कि ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कही जाती थी बीजेपी, लेकिन अब उससे इधर अपनी छवि बदलने की कोशिश भी 2014 से हम लगातार देख रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मुहूर्त पर नहीं, अब रणनीति पर ध्यान दे रही है। मैंने एक दिलचस्प बात निकाली है, योगी मंत्रिमंडल का यकीनन ये आखिरी विस्तार है। पितृपक्ष में इस विस्तार को किया जा रहा है और इसके पहले 21 सितंबर 1997 को कल्याण सिंह ने तब पितृपक्ष में ही शपथ लिया था, जब मायावती से पावर शेयरिंग के आधार पर 6 महीने पूरे होने पर वो मुख्यमंत्री बने थे। और ये देखिए, ये अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ आपको जितिन प्रसाद का चेहरा किस तरह से चमकता हुआ नजर आ रहा है। यकीनन कांग्रेस छोड़कर जब वो बीजेपी में आए थे तो इसे दिन के इंतजार के लिए यकीनन प्रॉमिस उससे किया गया होगा। और जितिन प्रसाद मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए आपको दिखाई देंगे। पहले कांग्रेस पार्टी में आपको बताते चलिए कि वो मंत्री भी रह चुके हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में। यूपीए सरकार के दौरान भी उनको युवा चेहरे के तौर पर शामिल किया गया था, लेकिन बाद में लगातार जब कांग्रेस पार्टी कमजोर होती हुई उत्तर प्रदेश में चली गई तो उन्होंने मौके को देखते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं जितिन प्रसाद जो मंत्री बनने जा रहे हैं। आपको बता दें कि यकीनन जिस तरह का उनका राजनीतिक जीवन रहा है, जितिन प्रसाद ने 2001 में भारतीय युवा कांग्रेस में वो सचिव बने थे। 2004 में अपने गृह लोकसभा सीट शाहजहांपुर से 14वीं लोकसभा चुनाव में किस्मत भी आजमाई और विजयी हुए। और जितिन प्रसाद 2008 में केंद्रीय राज्य इस्पात मंत्री चुने गए थे। यूपीए सरकार के दौरान 2009 में जितिन प्रसाद 15वीं लोकसभा चुनाव में धौरहरा से लड़े और शानदार तरीके से विजयी भी हुए थे। और यहां तक कि 2009 से उसके बाद लगातार उनका कद बढ़ता हुआ चला गया और एक के बाद एक उनके ऊपर भरोसा भी गांधी परिवार का हम सब ने देखा था। वही जितिन प्रसाद जो अब बीजेपी के हैं और मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों पर प्रभु चावला जी आपकी टिप्पणी। ये चीजें, चुनाव जो होता है उसके लिए नए चेहरे लाने पड़ते हैं, आपको देखना पड़ेगा। इसमें पर देखिए, आप बीजेपी का जो रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने अपना पहला मुख्यमंत्री बैकवर्ड बनाया था, जो बना गया था कल्याण सिंह के नेतृत्व में। जब मेजोरिटी आई थी तो पहला बेहतर, इसलिए बैकवर्ड की पॉलिटिक्स नई पॉलिटिक्स उनके लिए नहीं है। ये है कि कुछ रिप्रेजेंटेटिव है, दिखाने के लिए कॉस्मेटिक चेंजेस करनी पड़ती है चुनाव से पहले, उन्होंने की है। बीजेपी अगर सरकार में आई, चाहे उनके जब सबसे पहले जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे तब सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट एमपी और वहां से चुन करके यूपी से आए थे, उन्हीं के बेसिस के ऊपर बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनी थी। तो अगर आप बीजेपी का रिप्रेजेंटेशन देखें तो बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों की पार्टी नहीं रही है, ब्राह्मण उनको वोट देते रहे हैं। सबसे बड़ा नेता ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश में कोई हुआ है जो आज भी माना जाता है, वो रहे हैं अपने कमलापति त्रिपाठी। उनको रियल तरीके से ब्राह्मण परिवार माना जाता था। आज भी उनके पुत्र जो हैं वो समाजवादी पार्टी में शायद चले गए हैं। उसके बाद हरिशंकर तिवारी डॉन है, उनको ब्राह्मणों का नेता माना जाता है। तो अगर ब्राह्मणों के नेता की बात करें तो अपने जितिन प्रसाद मेरे मित्र के पुत्र हैं, उनके फायदा ये भी है, उनकी माँ ठाकुर है और फादर उनके जितेंद्र प्रसाद वो ब्राह्मण थे, तो कभी भी उनको ब्राह्मण के नेता के बारे में प्रोजेक्ट किया नहीं गया। मैं फौरन आपके पास आ रही हूं प्रभु जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। आपको बता दें कि शाम 6 बजे होगा यूपी कैबिनेट का विस्तार और जो बड़ी जानकारी निकल कर सामने आई है, एक कैबिनेट और 6 राज्य मंत्रियों का
शपथ ग्रहण होगा। अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण शाम 6 बजे यूपी कैबिनेट का ये जो विस्तार होने जा रहा है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि विधान परिषद के लिए भी सरकार की ओर से जो नाम भेजे गए हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर शामली से, गोपाल अंजाम भुर्जी मुरादाबाद से, जितिन प्रसाद शाहजहांपुर से, संजय निषाद गोरखपुर से। विधान परिषद के लिए संजय निषाद गोरखपुर से ये नाम सामने आया है। तो अब सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुमार, जो आपने नाम बताई है उसमें संजय निषाद गोरखपुर से विधान परिषद उनको भेजा जा रहा है। बिल्कुल, ये जो 4 नाम विधान परिषद के लिए आए हैं ये बेहद ही अहम है। शामली से वीरेंद्र गुर्जर हैं, गुर्जर समुदाय का प्रतिनिधित्व करेंगे। गोपाल अंजन भुर्जी ये मुरादाबाद से हैं और ये वो कम्युनिटी है जो सड़कों पर भूजा बेचती है। आप देख लीजिए किस तरीके से बीजेपी ने सबको रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है। जितिन प्रसाद का नाम सब जानते हैं, संजय निषाद गोरखपुर से हैं और संजय निषाद की चर्चा ये थी कि उन्हें या तो मंत्रिमंडल में लाया जाएगा और उन्हें साथ साथ एमएलसी भी दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उन्हें मना लिया गया है और उनकी सीटों की संख्या भी लगभग फाइनल है। लेकिन 1 कैबिनेट और 6 एमओएस मिनिस्टर ऑफ स्टेट तय कर लिए गए हैं। जितिन प्रसाद कैबिनेट मंत्री होंगे और बाकी जितने हैं सभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाए जाएंगे। लेकिन ये सही कहा गया है कि अगले 4-5 महीने में ये मंत्री सरकार के तौर पर काम कितना कर पाएंगे ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन सरकार चुनावों में जरूर चूंकि एक तबके को उसने प्रतिनिधित्व दिया है, ऐसे इनका सियासी इस्तेमाल जरूर होगा। आपने कहा कि जितिन प्रसाद कैबिनेट मंत्री के तौर पर और बाकी के जो चेहरे हैं वो राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे। एक बार फिर से मैं चाहूंगी अभिषेक उन तमाम चेहरों के बारे में बताइए, क्योंकि सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर किस किस क्षेत्र से किन किन जातियों का और सामाजिक राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की। वो तमाम नाम एक बार फिर से अभिषेक। बिल्कुल चित्रा, सबसे पहले जितिन प्रसाद शपथ लेंगे, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। शाहजहांपुर के हैं, सभी जानते हैं, पुराने कांग्रेसी रहे हैं, पूरा परिवार उनका कांग्रेसी रहा है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं मनमोहन सरकार में, लेकिन अब योगी सरकार में मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री का दर्जा होगा। पलटू राम जो कि गोंडा के हैं, वहां के सदर से विधायक हैं, ये दलित जाति से आते हैं और ये भी एमओएस बनाए जाएंगे। बलरामपुर से आते हैं ये पलटू राम। इसके अलावा संगीता बलवंत बिंद ये गाजीपुर की हैं, वहां से विधायक हैं। निषाद जाति को बीजेपी ने रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है और जो चर्चा है कि अगर संजय निषाद कैबिनेट में नहीं आए हैं तो कम से कम उनकी जाति का एक, और वो भी महिला, इन 7 लोगों में एकमात्र महिला कैंडिडेट के तौर पर संगीता बिंद आई हैं। इसके बाद धर्मवीर प्रजापति हैं, ये आगरा के हैं, कुम्हार जाति से आते हैं और इन्हें भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया जा रहा है। संजीव कुमार गोंड ये बीजेपी का जो अनुसूचित मोर्चा है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, सोनभद्र के रहने वाले हैं और अनुसूचित जाति को एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन देंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आप देख लें तो सोनभद्र और बलिया के कुछ इलाकों में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उसकी तादाद देखी जाती है, मिर्जापुर से लेकर के सोनभद्र तक, तो उस इलाके को भी रिप्रेजेंटेशन देने की एक कोशिश बीजेपी ने की है। और दिनेश खटिक जो कि पहले से ही जिस तरीके से कहा गया है कि जो नॉन जाटो दलित है वो इस वक्त बीजेपी से जुड़ा है, तो उसमें खटिक, सोनकर, ठीक है। सभी को एक छोटा सा जवाब अभिषेक में चाहूंगी, जरा पीछे की तस्वीरें भी आप दिखाइए कि लखनऊ की शाम इस वक्त क्या कह रही है, पीछे किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं। अगर एक बार पीछे की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा पाए आप। बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहता हूं कि हमारे पीछे जो तस्वीरें हैं, देखिए भीड़ है। हम लोग इस वक्त राजभवन के बाहर खड़े हैं क्योंकि आज मीडिया कर्मी अलाउड नहीं है। सरकार ने की जो एजेंसियां हैं, दूरदर्शन ने उन्हें अलाउ किया गया है और बाहर आप तमाम मीडिया कर्मी की ये भीड़ इस वक्त देख सकती हैं और हम लोग राजभवन के बाहर खड़े हैं। ज्यादातर जो लोग मंत्री हैं जिन्हें शपथ लेना है, जो मुख्य अतिथि हैं, जो अतिथि हैं, उन सबों को बुलाया जा चुका है और सबके सब अंदर जा चुके हैं। मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है, किसी भी समय मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और 6 बजे का जो वक्त है वो दिया गया है इस शपथ ग्रहण के लिए। बाकायदा जो कार्ड सामने आया, मैं फौरन लौट रही हूं आपके पास। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और सुबह बनारस शाम अवध की बात कही जाती है। अवध की शाम है, लखनऊ में आप देख पा रहे हैं
शपथ ग्रहण समारोह बस कुछ ही देर में शुरू होगा। 6 राज्य मंत्री शपथ लेंगे। कैबिनेट मंत्री के तौर पर जतिन प्रसाद आपको शपथ ग्रहण करते हुए दिखाई देंगे, वहां पर आपको फौरन लेकर चलेंगे। लेकिन एक बार पंजाब का रुख कर लेते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने आज अपने 15 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलवा दी है और उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने। सुनिए। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इस समय हमारे साथ मौजूद है। चन्नी साहब, किस तरीके से इस कैबिनेट विस्तार को आप देखते हैं? बहुत अच्छा हुआ है, सारे अच्छे लोग आए हैं और अच्छा काम होगा। चन्नी जी, आप समझते हैं कि 5 महीने के समय में पंजाब की जनता की जो उम्मीदें हैं उतरेंगे, पूरा खरा उतरेंगे। पंजाब आपसे बड़ी उम्मीदें देख रहा है क्योंकि आपने वादे दिए थे, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में उन पर आप काम करना शुरू कर देंगे? चन्नी जी, अभी मैं स्पीकर साहब से गवर्नर साहब से मिला, उन्होंने कहा यार ये स्पीड कितनी है। कल वो मुझे कह रहे थे कि ये जो टेंट है इतनी जल्दी नहीं लगेगा, आप 25-30 आदमी लाकर ओथ ले लो। बोलने दो भैया। मैंने कहा जी टेंट लग जाएगा, मेरी जिम्मेवारी। आज मुझे कह रहे हैं कि इतनी बड़ी स्पीड है यार। मैंने कहा जी टेंटों वाले का लड़का हूँ, टेंट नहीं लगाऊंगा तो क्या लगाऊं। इसलिए रात में भी काम कर रहे हैं आप, रात को भी सचिवालय में बैठे दिखाई देते हैं। मुझे आज तक जो भी काम मिला है उसको पूरी ईमानदारी नेक नीति से निभाया है और पूरा किया है। ये जो मुझे ड्यूटी मिली है ये भी वैसे ही पूरी होगी। जो लोगों की मेरे से आशाएं हैं वो पूरी होंगी। चुनौतियां भी देखते हैं सर, कोई चुनौती आप मानते हैं? कोई चुनौतियां भी आपके सामने हैं? चुनौती मेरी ये है, मेरे लिए ही है कि मैं दिन रात काम करूं। मैं अपने आप को चुनौती मान देता हूं, अपने आप को। मैं दिन रात लगकर जो काम है जनता के बीच जाऊंगा, जनता का आदमी हूं, जनता की सुनूंगा। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं कि वो जनता के आदमी हैं और एक आम आदमी की तरह दिन रात लगकर काम करेंगे और उन्होंने जो जनता से वादे किए हैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। सैयद जफर इस्लाम साहब, जल्दी से एक छोटा सा कमेंट इस पर मैं आपका लेते हुए। देखिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, कह रहे हैं कि टेंट लगाने का काम भी सुपर स्पीड से मैं कर रहा हूं और उसी तरह से सरकार चलाने का काम भी कर रहा हूं। देखिए, कांग्रेस का इतिहास मालूम है और चन्नी जी का भी इतिहास जो है एज ए कैबिनेट मिनिस्टर मालूम है। वो पहले भी कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, कोई खास काम किया नहीं है वहां की जनता के लिए। तो आज ये टेंट लगाने और टेंट हटाने की बात जो कर रहे हैं उससे साफ समझ में आता है कि उन्होंने पिछले 4.5 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसका वो जिक्र कर सकते अपने काम आपसे जब मुखातिब होकर आपके तो यूपी को लेकर यही बात तो आपके लिए भी कही जाएंगी कि जब 5 महीने बाकी है चुनाव में, उसके ठीक पहले चेहरा बदलने और विस्तार देने का काम किया जा रहा है। हमने कोई चेहरा नहीं बदला है। हमने कुछ ऐसे जगह पे जहां पर हमें लगा, जैसे आपके और भी जो पैनलिस्ट उन्होंने कहा कि कुछ रिप्रेजेंटेशन ऐसा पार्टी को लगा कि जहां होना चाहिए वहां अभी तक नहीं हुआ, तो उसको बस हमने भरपाई की है। लेकिन कोई किसी को ड्रॉप नहीं किया, कोई सरकारें नहीं बदली गई हैं, कोई मुख्यमंत्री नहीं बदले गए, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई रंजिश नहीं, कोई रो नहीं रहा है। आप देखिए ना, वहां पुराने मंत्रिमंडल में जो लोग थे आज वहां आंसू बहा रहे हैं। आपने अपने चैनल पे दिखाया कितनी बार कि लोग कितना नाराज हो रहे हैं, कितनी नाराजगी है। ये क्या कैबिनेट चलेगा? ये सरकार चलेगी जब आपके चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आके आपस में सिर्फ सत्ता के लिए भाव में आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लोगों के बीच जाके रो रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि सिर्फ लोगों का, कांग्रेस पार्टी का वहां पर सिर्फ एक ही कोशिश है कि सरकार में सबको मंत्रिमंडल में ले लिया जाए। ऐसा तो होता नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नाराजगी है। लेकिन उसी के बरक्स आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां भी सरकार, अगर मुख्यमंत्री भी किसी वजह से बदला गया तो वहां किसी तरह की नाराजगी नहीं थी। अब आपने जहां जहां की सरकार की बात कर दी तो छोटी सी टिप्पणी करते हुए मैं अनुराग का कमेंट ले लेती हूं। गुजरात में तो सारे चेहरे ही बदल दिए गए और नितिन पटेल ने वहां पर थोड़े से आंसू गिराए थे, वो भी हम सबने दिखाया था। पूर्व मुख्यमंत्री, फिलहाल ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए कि तस्वीरें सीधी राजभवन से इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर कुछ ही पलों में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। एक कैबिनेट, 6 राज्य मंत्री की शपथ लेते हुए आपको तमाम विधायक नजर आएंगे। यकीनन सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सौंपी जा रही है कांग्रेस पार्टी छोड़कर
भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जितिन प्रसाद को लेकर आपको बता दें कुल 7 चेहरे हैं। जितिन प्रसाद कैबिनेट मंत्री बनेंगे। उसके बाद संगीता बिंद, छत्रपाल गंगवार, पलटू राम, दिनेश खटिक, संजय गौड़ और धर्मेंद्र प्रजापति को इसमें मौका दिया जा रहा है। राजभवन के अंदर की तस्वीरें आपके सामने है, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां सरकार के सामने अपनी सरकार को रिपीट करने की। और आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो अपने 5 साल सरकार के पूरे करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके ठीक पहले हम सब ने देखा था किस तरह से बार बार चेहरा बदलने की कवायद वहां पर भी उत्तर प्रदेश में करनी पड़ी थी। और इसी वजह से अभी हाल ही में जब पत्रकारों ने सवाल पूछा था मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने कहा कि मैं पुराने रिकॉर्ड तोड़कर नए रिकॉर्ड बनाने के लिए आया हूं, हमारी सरकार फिर से बनेगी, इस तरह का दावा करते हुए। 7 चेहरे इस वक्त बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल उत्तर प्रदेश, उनका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि शाम 6 बजे का वक्त इसके लिए रखा गया है, इसलिए 10 मिनट का और इंतजार। 10 मिनट के बाद पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए ये तमाम चेहरे नजर आएंगे। एक बार छोटी छोटी टिप्पणी अनुराग भदौरिया जी जल्दी से आपका रुख करते हुए, क्योंकि जफर इस्लाम साहब ने बोला था। अनुराग जी हमारे साथ मौजूद नहीं है। ये चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए सब लोग आपको लाइन से खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आज रविवार का दिन भले हो, लेकिन किस तरह से चेहरे खिले हुए हैं। राजभवन में सभी लोग पहुंच चुके हैं, डिप्टी सीएम के साथ फोटो सेशन भी हो चुका है तमाम चेहरों का। एक बार फिर से वो नाम जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जिनको शामिल किया जा रहा है, संगीता बिंद, छत्रपाल गंगवार, पलटू राम, दिनेश खटिक, संजय गौड़, धर्मेंद्र प्रजापति को मौका दिया जा रहा है। और अपने आप में महत्वपूर्ण बलरामपुर से पलटू राम 2017 में पहली बार जीतकर विधायक बने हैं। पलटू राम को मौका दिया जा रहा है, मूल रूप से वो गोंडा जिले के परेड सरकार गांव के निवासी हैं, वहां के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि इनकी पत्नी ज्ञानमती गोंडा जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुकी हैं। 2017 में कांग्रेस और सपा गठबंधन प्रत्याशी शिवलाल को 25,000 से ज्यादा मतों के भारी अंतर से पराजित किया था। 51 साल इनकी उम्र है, एमए किए हुए हैं और छात्र राजनीति से अपना सफर शुरू किया था, लेकिन 2017 में ही पहली बार विधायक चुने गए। पलटू राम प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं और आम जनता में वहां पर काफी ज्यादा लोकप्रिय भी है। तमाम जो चेहरे सामने आ रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। संगीता बलवंत जो कि गाजीपुर सदर से विधायक हैं, इनके पिता गाजीपुर शहर में रामसूरत बिंद रिटायर्ड पोस्टमैन थे। स्वर्गीय रामसूरत बिंद रिटायर्ड पोस्टमैन थे। इनके पिता छात्र जीवन में पढ़ाई में कविता का काफी ज्यादा शौक रहा है। इन्होंने गाजीपुर छात्र संघ की ये अध्यक्ष भी रही हैं और यकीनन इनके जरिए एक महिला चेहरे को, ये बिंद ओबीसी जाति से आती हैं, पूर्वांचल में ये वोट बैंक काफी संख्या में है, तो इस तरह से इनको भी जगह देकर जमीन पर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी से इनका जुड़ाव रहा है। 14 के लोकसभा चुनाव के दौरान से लगातार ये बीजेपी में आगे बढ़ती हुई चली गई। जो अभी मौजूदा उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जी, जो गाजीपुर से कई बार प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं लोकसभा का, उनकी ये काफी करीबी मानी जाती हैं। और 2017 में उन्हीं के प्रयासों से, मनोज सिन्हा जी के प्रयासों से कहा जा रहा है कि इनको टिकट मिला था और फिर गाजीपुर सदर सीट से भारतीय जनता पार्टी की विधायक चुने गई, अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, उनको भी यहां पर जगह दी गई है। जितिन प्रसाद, सभी की नजर जितिन प्रसाद पर भी टिकी हुई है। जितिन प्रसाद कांग्रेस पार्टी का चेहरा। एक एक करके जल्दी से, चूंकि वक्त बेहद कम है, 8 मिनट का और इंतजार। इस वक्त 5:52 हो रहे हैं। 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा, उसके बाद एक एक करके विस्तार से और जानकारी देंगे। एक एक छोटी छोटी टिप्पणी सबसे पहले आपके पास आते हुए प्रभु चावला जी, ये 7 चेहरे हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, अपनी जगह भी उन लोगों की ओर से राजभवन में ले ली गई है और अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का इंतजार किया जा रहा है। नहीं, देखिए आप दोबारा दिखा रहे हैं कि बार बार हम कह रहे हैं जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेहरा, तो दिनेश शर्मा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो कौन से चेहरे हैं? सवाल ये है कि ब्राह्मणों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। अगर आप चीफ मिनिस्टर देखें उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर बीजेपी के, तो ठाकुर 2 रहे हैं, राजनाथ सिंह भी रहे हैं, उसके बाद अपने पहली बार किसी बीजेपी चीफ मिनिस्टर ने 5 साल पूरे किए हैं। जो मंत्रिमंडल बना है इसके अंदर जो मेरी जानकारी है कि बड़ी चर्चा पहले भी हुई थी कि आर शर्मा भेजे गए थे वहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय में सेक्रेटरी रहे, उसके बाद वहां पर वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी पे बन गए कि वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। उनको लगता है शर्मा जो वहां पर ब्राह्मण होते हैं, परंतु वो जाकर के बाद में भूमियार निकले। तो इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ये जो बनाया है अभी कि कुछ ये सारा का सारा छाप इसके ऊपर मेरे को ज्यादा योगी जी की लगती है। इनसे 3-4 लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जो योगी के खास हैं,
उनके साथ रहते हैं, उनको ये आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये योगी जी इनको चाहते थे कि एक्सपेंशन होना चाहिए, केवल 7 का लिया है। अभी भी कुछ लोगों को ले सकते थे कोटे के हिसाब से, 10% लोगों को लेना चाहिए, उतना बड़ा मंत्रिमंडल नहीं हुआ है। तो जो चीज रहेगी, इन्होंने अपने लोगों को जिनको आगे बढ़ाना है, मोदी जी की मर्जी से, अमित शाह की मर्जी से और नड्डा जी की मर्जी से, योगी जी ने अपनी टीम को खुद चुना है। इसके अंदर कोई इम्पोज नहीं किया गया, ये मेरे को दिखाई देता है। इसके अंदर उन्हें जातीय समीकरण जरूर किए हैं, भूखे को सुंदर बनाया है, परंतु अल्टीमेटली ये योगी की टीम है जो आगे जाकर के चुनाव लड़ेगी। इसका ऐलान पहले से कर दिया गया है। ये योगी की टीम है, जैसा कि प्रभु चावला जी बता रहे हैं, और इसका ऐलान योगी आदित्यनाथ ने, खुद मुख्यमंत्री ने अपनी टीम चुनी है, अपनी टीम बनाई है। इसके साथ ही वो इस बात का भी जिक्र करते हुए कि उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा तो पहले से ही वहां पर ब्राह्मण चेहरा के तौर पर मौजूद हैं। ऐसे में जितिन प्रसाद को, और ये देखिए कैबिनेट विस्तार से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट सामने आया है। आपको बता दें कि आज ही किसानों के सम्मेलन में भी उन्होंने शिरकत की। गन्ना किसानों को लेकर बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आज समर्थन मूल्य बढ़ाते हुए किया गया है, और अब उनकी ओर से ट्वीट किया गया है। ट्वीट में कहा है, ना भ्रष्टाचार करेंगे, ना किसी को करने देंगे, सरकार की नियत और नीति दोनों साफ है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए चूंकि जिन बातों का जिक्र उनकी ओर से किया गया था, उन्होंने लिखा 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे में जान गंवाने वाला किसान ही था, किसानों के बच्चे थे, लेकिन तत्कालीन सरकार दंगाइयों का सम्मान कर रही थी। आज हमारी सरकार में दंगे नहीं हो सकते, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है कि अगर दंगा करेंगे तो उसकी कीमत भी उनकी 7 पीढ़ियों को चुकानी होगी। एक और ट्वीट है उनका आधे घंटे पहले का। उन्होंने लिखा है कि पहले यूपी में किसानों को जिस गन्ने का भुगतान 325 रुपए प्रति कुंतल मिलता था, अब उसे 350 कर दिया है। यूपी सरकार ने तय किया है कि सामान्य गन्ने का दाम भी 315 से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति कुंतल किया गया है। सीधे शरद प्रधान जी आपका रुख करते हुए, क्योंकि बस थोड़ी देर का इंतजार है, 5 मिनट के बाद शपथ ग्रहण समारोह भी शुरू होगा, और योगी जी का ये ट्वीट और उनका भाषण भी इस मुद्दे पर किस तरह से देख रहे हैं आप? योगी जी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। जैसे अभी इन्होंने ये जो कह दिया है, और पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि कोई दंगा नहीं हुआ हमारी सरकार में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट स्पष्ट कहती है कि 17, 18, 19 और 2020 एक मुस्तकिल दंगे फिगर्स दी गई है और बढ़ते गए हैं। 8-10 हजार तो उनके हिसाब से दंगे हो चुके हैं, और ये एनसीआरबी कह रहा है, ये कोई स्टेट की रिपोर्ट नहीं है, ना किसी अखबार की रिपोर्ट है। तो ये कहना ये एक आदत सी बन चुकी है कि जो भी उनको लगता है, अपने तरफ से सही लगता है, वो बोलते हैं, और उसकी इतनी ज्यादा पब्लिसिटी होती है कि लोग उसको एक स्टेज आ जाए कि उस झूठ को भी सच मानने लगे। तो ये एक प्रैक्टिस चली आ रही है, और ये बात जरूर ठीक है कि ये इनकी मर्जी से बनी है। नहीं, अगर इनकी मर्जी ना होती तो शायद अरविंद शर्मा, जिनका जिक्र प्रभु चावला जी ने किया था, वो भी इसमें शामिल होते, क्योंकि वो दिल्ली से आए थे एमएलसी बनने या वाइस प्रेसिडेंट बनने नहीं, मंत्री ही बनने आए थे। शुरू में तो कहा जाता था कि उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। बहरहाल तो ये तय है कि उनकी चल रही है, और पूरी तरीके से उनकी चल रही है, और ये कहा जाता है कि वो अपने सामने किसी और को की नहीं चलने देते हैं। और जायज है, ठीक है, मुख्यमंत्री है, इतनी बड़ी प्रदेश के मुख्यमंत्री, लेकिन ये चीज भी और भी है कि ये तमाम कोशिश इसलिए भी है क्योंकि ये पहली बार चुनाव होगा जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में होगा। उनके लिए एक टेस्ट है। अभी तक जितने चुनाव हुए हैं वो मोदी जी के नाम पे जीते गए हैं। उसमें 2017 में योगी आदित्यनाथ का कोई रोल नहीं था, उनको तो सीधे लास्ट मिनट पे उनका नाम सजेस्ट करके बना दिया गया था। ठीक है, ये उनके लिए खुद भी टेस्टिंग टाइम है। विजय त्रिवेदी जी, मैं आपके पास आऊंगी, एक बार जल्दी से मैं कमेंट ले लेती हूँ यहाँ पर। सीधे सैयद जफर इस्लाम साहब, आपका जो बातें यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विजय त्रिवेदी जी, अब आपकी टिप्पणी। शरद प्रधान जी ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। ये कहा कि दरअसल 17 का चुनाव तो उनके चेहरे पर नहीं था, लेकिन 22 का चुनाव उन्हीं के चेहरे पर होगा, इसीलिए चुन चुनकर वो खुद अपना मंत्रिमंडल तय कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ चुकते हुए सवाल भी किए हैं उन्होंने। जी, लेकिन ये बेहतर बात है कि यदि कोई पार्टी ये करती है कि जिनके साथ 5 साल सरकार चलाई गई है, तो उसके नेतृत्व में उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। इसका मतलब उनको लगता है कि वो उस भरोसे जीत सकते हैं। अभी जैसे पंजाब में हुआ कि चरण सिंह चन्नी को बनाया गया, अमरिंदर को हटा के 4.5 साल बाद, या गुजरात में हुआ या उत्तराखंड में हुआ, तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर भरोसा होगा, या योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भरोसा दिलाया होगा कि चुनाव जो है उनके नेतृत्व में जीता जा सकता है। ये पहला चुनाव हो रहा है जो उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। जैसे
शरद जी ने भी कहा, साफ बात है कि पिछले चुनाव में तो वो मुख्यमंत्री बाद में बनाए गए थे। लेकिन मैं एक चीज छोटी सी जोड़ना चाहता हूँ, जो आप बार बार फोटो दिखा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य के साथ। जी, राजनीति में हमेशा मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सभी पसंद के लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है और ये साफ है कि उनकी सरकार है, ये फोटो जो दिखाई जा रही है केशव प्रसाद मौर्य की, तो वो मैसेज है कि जो हमारे पिछड़े, दलित और ये जो ठाकुरवाद की आप बार बार बात करते रहते हैं हमारे सारे मित्र लोग, तो उससे अलग केशव प्रसाद मौर्य की भी ताकत है, कद है, उन्हें बराबर उन्हें हिस्सेदारी है। ये मैसेज देने के लिए ये फोटो में ग्रुप फोटो की गई है। नहीं तो आमतौर पर होता है कि जो शपथ ले रहे हैं मंत्री, उनकी फोटो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ होती है या प्रधानमंत्री के साथ और राष्ट्रपति के साथ होती है, लेकिन उप मुख्यमंत्री के साथ ये फोटो दिखाना जो भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोई किसी तरह की नाराजगी नहीं है और जो हमारा दलित, पिछड़ा, ओबीसी चेहरा है या जो भी लोग हैं केशव प्रसाद मौर्य है, उनके साथ हम बराबर से चल रहे हैं। आप सोचिए कंट्राडिक्शन कितने होते हैं। किसान आंदोलन, किसान के समारोह में वो गन्ना का जो दाम है एमएसपी, उसे बढ़ा देते हैं 25 रुपए, लेकिन किसानों से ये सरकार बात नहीं कर रही जो 9 महीने से बैठी हुई है। और अभी जफर साहब जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हमारे को बता रहे हैं मंत्रिमंडल में कौन कौन दलित है, ओबीसी है, पिछड़ा है, ये सब है, लेकिन जातीय जनगणना करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह के कंट्राडिक्शंस भी सरकार में होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल मैसेजिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जितिन प्रसाद जी के लिए जैसे चर्चा कर दी, तो वो जितिन प्रसाद भी एक केवल पॉलिटिकल मैसेजिंग है।